बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नया दिन, चमकता हुआ सूरज, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन। रब का शुक्र अदा करते हैं मिलकर कि एक और नया दिन हमें ज़िंदगी में नसीब हुआ और इस दिन का खा सके। इसी के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। और जिस तरह मैंने कहा कि चमकता हुआ सूरज है कराची, या मैं अगर सिंध के मुख्तलिफ़ हिस्सों की बात करूं तो इस वक्त गर्मी की जो लहर है वो शदीद हो चुकी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कल भी कराची का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 41 था और सिंध में 42-43 भी टेम्परेचर जो है वो टच किया है। जो मेरे देखने वाले हैं यकीनन उनको याद होगा, अगर मैं ले जाऊँ 2015 की बात करूँ, जब सिवियर हीट स्ट्रोक हुआ था और जिसमें बड़ी तादाद, अगर मैं मोहतात एक अंदाजे के मुताबिक कि जो कोट किया गया आपके सामने शेयर करूं, तो कई सौ लोग जो हैं वो उस गर्मी का शिकार हो गए थे और इस दुनिया से जो है वो रहलत फरमा गए थे। रीज़न क्या था? हीट स्ट्रोक, गर्मी। और उसके साथ साथ जिस चीज़ ने उसको बढ़ाया उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत प्रॉब्लम था कि बिजली नहीं थी उस टाइम पर, लोड शेडिंग बहुत हुई, सफोकेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, प्रॉपर फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, बद एहतियाती की वजह से जो है लोग अपनी जानें जो हैं वो खो बैठे। इस बार एक बार फिर से जो है वो अलर्ट जारी किया गया है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है इसलिए हीट स्ट्रोक का ख़दशा है और लू भी चल रही है। जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो भी इंसानी जिस्म को, इंसानी मिजाज को नुकसान देती हैं। मैं तो इंसानों की बात कर रही हूँ ना। 2015 में ना सिर्फ कराची ज़ू में तो कई जानवर भी ऐसे थे जो गर्मी की वजह से जो है जिनकी हलाकतें हो गई। सो आज का जो प्रोग्राम है उसमें ख़ास तौर पर हम बात यही करेंगे कि एहतियात क्या हो सकती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं या ख़वातीन हैं, चाहे आप घर में हैं या आप घर से बाहर निकलते हैं, डेफिनेटली जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है जो मज़दूरी करते हैं या जिनका काम इस तरह का है कि डायरेक्टली जो है वो सन एक्सपोजर है। कौन कौन सी एहतियातें हैं जो आपको करनी चाहिए और किस तरह के सिम्टम्स हैं कि अगर वो ज़ाहिर हो रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये एक आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको जाना है और जाकर जो है इस चीज़ को ट्रीट कराना है। कराची में मुख्तलिफ़ जगह पर सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं जो आपको रिलीफ देंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी का मामला भी जल्द बेहतर हो जाए, क्योंकि जब बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता तो सफोकेशन की वजह से जो है ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो मसाइल का शिकार होती है। हीट स्ट्रोक है क्या, एहतियात आपको क्या करनी है, किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ये तमाम चीज़ें आप कहीं पर भी रहते हैं इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को देखें, सुनें, ख़ुद भी अमल करें और दूसरों तक भी जो है ये इन्फॉर्मेशन आप मुंतकिल कीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर सादिक जो आज हमें अवेयर करेंगे इस तमाम हीट स्ट्रोक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको वेलकम करते हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि 2015 में हमने बहुत ही खौफनाक एक जो है वो सिचुएशन देखी। अस्पताल तैयार नहीं थे, वहाँ पर जब इमरजेंसी नाफिज की गई तो बेड नहीं थे, पानी नहीं था, फिर ORS का इस्तेमाल। अब इस बार उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है वो फॉर प्रिकॉशन रख ली हैं वहाँ पर, लेकिन क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है, अल्लाह ना करे, जैसा उस टाइम पर हीट स्ट्रोक था जो आज हो रहा है? ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए कि हीट स्ट्रोक होता क्या है? देखें, हीट स्ट्रोक एक्चुअली जो है वो गर्मी लगने को कहते हैं और ये गर्मी लगने की एक शदीद किस्म है। ठीक है। अक्सर लोग इसका इस्तेमाल जो है इस लफ्ज़ का गलत करते हैं। हीट स्ट्रोक जो है गर्मी लगने की जो इकसाम है उसमें सबसे शदीद किस्म जो है उसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है। अच्छा, कौन सी इकसाम है, कितनी इसकी इकसाम है? 4 इकसाम होती हैं। अच्छा। उसमें एक तो होती है जिसको हम हीट सिनकपी कहते हैं। उसमें यह है कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है और अचानक से बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक से वो बेहोश हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में अपना होश जो है उसको हासिल कर लेता है, होश आ जाता है उसको, तो उसको हीट सिनकपी कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में मरीज़ का जिस्म जो है वो ठंडा होता है, पसीने आ रहे होते हैं उसको, लेकिन उसको बुखार की कैफियत नहीं होती, वक्ती तौर पे बेहोशी होती है।
तो उसमें पानी की कमी को पूरा किया जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि उसमें हीट का इतना असर नहीं, हीट होती है लेकिन उसको हीट स्ट्रोक आप लेबल नहीं कर सकते। अच्छा। हर गर्मी लगने को आप हीट स्ट्रोक नहीं कह सकते। हीट स्ट्रोक बाय डेफिनेशन जो है वो सीवियर फॉर्म है, जिसमें जो है वो मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार होता है, 104 के करीब बुखार होता है, मरीज़ बेहोश हो जाता है। और इसमें सबसे अहम बात जो बाकी 3 किस्मों से इसको मुनफरिद करती हैं या डिफ्रेंशिएट करती हैं, वो ये है कि मरीज़ को पसीना आना बंद हो जाता है। और उस अच्छा, जी। हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग नहीं होती स्वेटिंग है, नहीं होती है। वरना गर्मी की पहली निशान तो ये ना, वो गर्मी में स्वेटिंग हो रही है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और यही एक्चुअली वजह है जो उसको हीट स्ट्रोक तक मरीज़ को लीड करती है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि जो टेम्परेचर है बेसिकली, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समझते होंगे टेम्परेचर रेज हो गया 41 42 ये टच करता है तो अब जो गर्मी है वो हीट स्ट्रोक वाली गर्मी है। एक कॉन्सेप्ट बन चुका है ना, जिसको डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं कि मैं उसी चीज़ को समझाने आया हूँ। जब हमारे यहाँ 41 42 नॉर्मली लास्ट जब हम बात करें अगर 2015 के, आई थिंक 47 48 तक टेम्परेचर जो है वो टच हुआ था, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक वाला मामला हुआ था। तो टेम्परेचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, टेम्परेचर से डेफिनेटली ताल्लुक है, लेकिन उसमें हर मरीज़ को ये कहना कि उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, हाँ, ऐसा नहीं है। उससे लेस सीवियर फॉर्म होती हैं, लेस सीवियर इकसाम होती हैं, जिसमें अलामात हीट स्ट्रोक से डिफरेंट है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हीट सिनकपी आपको बता दिया। इससे दूसरी किस्म में होती है जिसको हम हीट क्रैम्प कहते हैं, यानी गर्मी के लगने की वजह से मसल्स में या पट्ठों में पेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी इतनी सीवियर फॉर्म नहीं होती। हीट क्रैम्प्स कहते हैं उसको। क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, मसल में फड़फड़ाहटपन आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी एक अलामत है, ये ज़्यादा शदीद नहीं है, लेकिन ये सब जो कम शदीद अलामत हैं ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये अलार्म बर वक्त बिल्कुल ट्रीट किया जाए। अच्छा, इसमें भी स्वेटिंग होती है आपको? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें भी स्वेटिंग होती है। मैंने आपको कहा ना कि बाकी 4 इकसाम में से एक इकसाम जो किस्म जो हीट स्ट्रोक है, सिर्फ उसमें जो है वो स्वेटिंग नहीं होती, बाकी तीनों किस्मों में स्वेटिंग होती है। और बाकी जो अलामात हैं, मतली, उल्टी होना, सर में दर्द होना, ये सब में हो सकता है। लेकिन हीट स्ट्रोक में टिपिकली पसीना आना बंद हो जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि जो दिमाग के अंदर सिस्टम है जिसको कंट्रोल करता है हमारे दर्जा हरारत को, वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता जो है वो बुखार चढ़ना शुरू होता है, मरीज़ को बेहोश हो जाता है और पसीना आना बंद हो जाता है। राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं पंजाब के हिस्सों की, वहाँ पर तो अच्छा कराची का मौसम कुछ पिछले कई सालों से इस तरह होने लग गया कि इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है, 40 को टेम्परेचर जो है वो टच करता है, वरना शायद पिछले कई सालों पहले की अगर हम बात करें तो इस तरह का नहीं था। पंजाब में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर फिर वो लू चलती है, जो गर्म हवाओं का सिलसिला होता है। वहाँ की रातें शामें भी ठंडी नहीं है, कराची में फिर भी शामें जो हैं ठंडी हो जाती हैं। कल भी ऐसे ही था, दिन बहुत गर्म था, बहुत गर्मी थी, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली जो है वो शाम ढलती है, रात होती है, तो मौसम कराची में डॉक्टर साहब बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये जो लू वाला मामला है कि लू लग गई है, गर्म हवाओं का, ये भी हीट स्ट्रोक से इसको लिंक करते हैं या ये अलग चीज़ है? ये एक ही चीज़ है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है, ये मरीज़ जिस तरीके से आता है वो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा। हीट स्ट्रोक में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा है कि हमारे पास अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे होते हैं उसमें टिपिकल हीट स्ट्रोक के मुकाबले में वो मरीज़ ज़्यादा होते हैं जिनको कम अलामात होती हैं। लेकिन चूंकि पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं, और बजाय इसके कि तिब्बी इमदाद घर पे करने के, वो सब लोग आ जाते हैं जो, तो इस तरह हॉस्पिटल्स में भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो या प्राइवेट सेटअप हो, उसमें जो है ना वो ओवरबर्डन हो जाता है। तो बेसिक एजुकेशन से, बेसिक चीज़ें पता होने से हम पहले से उन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं जो हीट स्ट्रोक की तरफ लीड करती हैं। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है कुछ सिम्टम्स हैं वो जाहिर होते हैं, देन जो है वो कन्वर्ट होता है हीट स्ट्रोक में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको एक्सपोजर हुआ और आप कहेंगे कि एकदम से इसको हीट स्ट्रोक हो गया है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं शदीद इकसाम में हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे मजदूर लोग होते हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक उनका एक्सपोजर है, गर्मी भी ज़्यादा है, और उनका जो टाइम, जिस टाइम तक वो गर्मी में रहते हैं वो ज़्यादा है, तो वो डायरेक्टली हीट स्ट्रोक में भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उनको पहले से अलामत आनी शुरू हो जाती हैं, सर में दर्द होना, मतली, उल्टी की कैफियत, जिस्म में दर्द का होना। तो ये जैसी अलामत आनी शुरू है तो हर शख्स को इस बारे में अगर इल्म होगा तो वो अपने आप को बचा सकता है कि वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो। राइट, और आई थिंक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सेल है वो भी इस हवाले से बहुत काम कर रहा है। आपको खुद अपनी एहतियात करनी है, आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप अपने जिस भी वर्क प्लेस पर काम करते हैं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप सुबह घर से निकलते हैं
कहते हैं कि जो खाली पेट निकलता है वो भी एक बहुत बड़ी अलामत होती है, वो वजह बन सकती है क्योंकि उसमें आपके लिए कंडीशंस डिफरेंट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं पूरे दिन की रूटीन की बात करूं, एक शख्स जिसने काम करना है, जो घर से बाहर निकलेगा, वो सुबह उठा और कुछ खाया पिया नहीं, घर से बाहर निकल गया, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की, तो व्हाट डू यू से कि वो फिर डबल जो है वो प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाता है। उसमें खाने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पानी की कमी है। पानी की कमी अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि पसीना नहीं पैदा होगा, और यही पसीने का पैदा होना ही जो है वो जिस्म को ठंडा करता है। ठीक है। तो अगर गर्मी ज़्यादा है, उसके साथ पानी की कमी भी पूरी नहीं हो रही, तो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट होने के या मरीज़ के बेहोशी में जाने के, ये सब पेचीदगियाँ होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और साथ में दूसरी एहतियाती तदबीर जो पानी की कमी के अलावा जिसको पूरा करना चाहिए वो ये है कि जहाँ आपको लगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म से उसको कम करने की कोशिश करें। ये आप करें। देखें, ये एक स्लाइड है जो इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले भी हो रही है, और उसमें बताया भी गया है कि हीट स्ट्रोक से जो है वो कौन कौन जो है वो मुतासर हो सकता है। डॉक्टर साहब भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो नॉर्मली जिक्र किया गया है वो लेबर का, मजदूरों का, खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन का, बच्चों का और बुज़ुर्गों का, क्योंकि ये इनकी बच्चों और बुज़ुर्गों की बात करूँ मैं तो इम्यूनिटी की बात आ जाती है, और खिलाड़ी और मज़दूर ऐसे हैं जो ओपन एयर में जो है वो ज़्यादा इनका काम होता है, सो ये लोग ज़्यादा ऑन रिस्क होते हैं। कैफियत और अलामात की बात करें, डॉक्टर साहब आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? यही बात लिखिए कि पसीने का ना आना, फिर है गर्म, सुर्ख और खुश्क जिल्द, ये इससे क्या मुराद है कि स्किन पर रैशेस पड़ने लग जाते हैं? ये गर्म, सुर्ख और खुश्क जिल्द वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब पसीना नहीं आता तो खुश्क जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, और गर्मी की शिद्दत की वजह से जिस्म में जो है वो सुर्खीपन आ जाता है। ये कोई रैशेस नहीं होते, लेकिन जिस्म सुर्ख हो जाता है, पानी कम हो जाता है जिस्म में से, तो ये सुर्खपन जो है ना वो नुमाया हो जाता है। सही, तो मतलब पहली अलामत ये है हीट स्ट्रोक की कि आपको स्वेटिंग नहीं होगी, गर्मी की शिद्दत इतनी होगी लेकिन आपको पसीना नहीं आएगा। दूसरी अलामत ये है कि आपके जिस्म पर लाल निशान जो हैं, रैशेस जो हैं वो इस तरह के पड़ने लग जाएंगे। उल्टी या मतली का आना, दिल घबराना, आपको वॉमिटिंग से फीलिंग है जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, और प्यास लगना, शदीद प्यास लगना, प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पर, राइट। चक्कर का आना, और इसके अलावा कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब जो बेहोश हो जाते हैं। जी, हीट स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया ना कि हीट स्ट्रोक में ही लोग बेहोश होते हैं, चाहे वो हीट एग्जॉशन हो, हीट क्रैम्प हो, हीट सिनकपी हो, उसमें मरीज़ बेहोश नहीं होता। सही। इसमें बुखार इस हद तक हो जाता है कि वो दिमाग पे असरअंदाज हो जाता है, और उसकी वजह से दिमाग में सूजन आ जाती है और मरीज़ बेहोश हो जाता है। ये और ऐसे ही पेशेंट हैं हीट स्ट्रोक वाले, बेहोशी वाले, जिनमें कॉम्प्लिकेशन के इम्कान, पेचीदगियों के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं, और इनमें अमवात भी ज़्यादा होती हैं। सही सही, राइट। अच्छा, ये जो भी चीज़ें इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आई थिंक बहुत बड़ी मुश्किल से आप बच सकते हैं। वो ख़ास ये कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब घर से बाहर निकलें तो आप कोशिश करें कि पानी की बोतल वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त लोग, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है जब हम लोग फ्लेवर के आदी हैं ना, इस स्लाइड में ये चीज़ मेंशन भी है कि चाय, कॉफ़ी और सोडा ड्रिंक्स जो हैं उनको अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, क्या ये उस पानी की कमी को पूरा करते हैं? नहीं, एग्जैक्ट इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ज़्यादातर में कैफ़ीन होती है। इसी तरह चाय के अंदर भी कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन की एक खासियत ये होती है कि ये यूरिन को ज़्यादा करती है, यानी पेशाब आवर होती है। ठीक है। तो वो बजाय इसके कि पानी की कमी को पूरा करने के वो बॉडी से पानी को ख़राज करती है। अच्छा। तो ऐसे सीज़न के अंदर जो है वो कैफ़ीन वाली चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं पीनी चाहिए। इसके बजाय जो है वो सादा पानी या ORS, या अगर ORS नहीं है तो ORS वैसे आप घर पे ही बना सकते हैं, और नमक और चीनी के ज़रिए बना सकते हैं, कोई भी मशरूब बना सकते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, थादल होता है कुछ इस तरह की, हाँ एग्जैक्टली, वो भी सीज़न में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में जो है वो सत्तू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये तमाम चीज़ें गर्मी में क्यों आती हैं? क्योंकि ये आपको अंदर से जो है ना वो कूल रखती हैं। बट सबसे बेहतर और सबसे आसान चीज़ जो है वो आपके लिए पानी है। आप पानी का इस्तेमाल करें, और जिस तरह इस वक्त कराची शहर में या सिंध में इस डिज़ास्टर के हवाले से या हीट स्ट्रोक के हवाले से काम हो रहा है, आप अपनी गली मोहल्लों में भी आप जिस तरह सबीलें लगाते हैं आप वो लगा सकते हैं, ताकि कोई गुजरने वाला शख्स जिसको पानी की ज़रूरत है, उसके पास पानी नहीं है, तो वो ये पानी पी सके, उसकी भी तबीयत बेहतर है और आपको भी जो है वो उसका सवाब पहुँचे। सो पानी का इस्तेमाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर को ढकना, और अच्छा एक्सेस भी लोग चीज़ें पहन लेते हैं ना, कि जो बाइक राइडर हैं या जो लोग सड़क पर जो है वो चल रहे, पैदल चल रहे हैं, अब कितना अपने आप को ढकना है,
और क्योंकि ज़्यादा उसकी वजह से भी सफोकेशन हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इस मामले पे आप क्या देखिए, ऐसे मौसम के अंदर कोशिश ये की जानी चाहिए कि कपड़े जो पहने जाएँ वो ढीले हों, मतलब ज़्यादा टाइट ना हों, उससे ज़ाहिर सी बात है हीट क्लॉथ्स के और बॉडी के दरमियान जो है ना वो रहेगी। सही। और दूसरी ये चीज़ कि लाइट कलर पहने, जितने डार्क कलर पहनेंगे उतना गर्मी का एहसास आपको ज़्यादा होगा। ट्रू। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हाई रिस्क लोग होते हैं, जैसे कि ज़्यादा हमने ये देखा है कि नौजवान लोगों के बनस्बत बच्चे और बड़ी उम्र के लोग, यानी उम्र रसीदा लोग जो 60 या 70 साल की उम्र के हैं और उसके साथ उनको कोई और भी बीमारी है जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो वो उस तरह से अपनी अलामात को बता नहीं सकते या उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और बच्चे तो एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो खेलते कूदते भी हैं, और जब वो खेलते हैं तो उसके साथ ज़ाहिर सी बात है खेलने से फिज़िकल एक्टिविटी से और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो यही वजह है कि बड़ी उम्र के लोगों में इस सीज़न में जो है ख़ास तौर पे नज़र रखनी चाहिए। राइट, क्योंकि उनमें नॉर्मली भी उनको घबराहट या तबीयत बेचैन बोझल होने की शिकायत उनको होती है, तो वो इसको शायद इतना ज़्यादा जो है वो महसूस नहीं कर पाते। और जो चीज़ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोशिश करें कि कॉटन के आप कपड़े इस्तेमाल करें, लाइट कलर्स जो हैं वो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आँखों को बचाने के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपने सर को जो है वो ढक कर निकलें। देखें, आप कुछ लोग बाइक्स पर होते हैं, उन्होंने टाल जो है उसको वेट करके सर पे रखा होता है। कोई चीज़ ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कहेगा, ये सोचें कि आपने अपनी एहतियात कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये 11 साढ़े 11 बजे के बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ने लग जाती है और ये तकरीबन 3-4 बजे तक ये पूरा एक स्पेल चलता है, 11 से लेकर 4 बजे तक। इसी दौरान बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी होती है। अब वो एक वैन में जिसमें एसी नहीं है, कुछ नहीं है, और ओवर बच्चे भी उन्होंने बिठाए होते हैं, सीट से ज़्यादा बच्चे मौजूद होते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों के साथ बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है कि आप रिस्क ले रहे हैं कि बच्चा हीट स्ट्रोक में बिल्कुल रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो स्कूल की इंतज़ामिया और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि इस सीज़न के अंदर फिज़िकल अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ह्यूमिडिटी का भी है। अगर हवा में नमी ज़्यादा होती है तो हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से पसीना ज़्यादा आदमी का आता है और उसके डिहाइड्रेटेड होने के इम्कान ज़्यादा हैं और उसके जल्दी हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट होने के इम्कान ज़्यादा हैं। तो स्कूल इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जब आप समझें कि हीट स्ट्रोक का सीज़न है, सब चीज़ें हैं, तो उस दौरान जो फिज़िकल ट्रेनिंग का सेशन है उसको या तो कम करें या उसको सायादार जगह पर करें, ताकि बच्चे जो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको कुछ अवॉइड भी कर सकते हैं। राइट, इस तरह ये चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली बट असेंबली एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी होती है स्कूल्स में। बस जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जब अलर्ट आता है, जिस तरह अभी 3-4 दिन का अलर्ट आया हुआ था कि इसमें ज़्यादा कंडीशन जो है वो हो सकती है, बट बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर शेडो में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, वो जो स्कूल ऑफ होने के टाइमिंग्स है ना, जब बच्चे घर आ रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि बच्चों को छोड़ के भी आना है, लेके भी आना है। वो वैन वालों पर ट्रस्ट ही नहीं करते, इसलिए कि वो इतना बच्चे को घुमाते हैं कि एट द एंड बच्चा जो है वो बिल्कुल उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। बट जो माँ बाप खुद वर्किंग जो हैं वो पेरेंट्स हैं, उनके लिए मुश्किल है। बच्चे वैन्स में आते हैं और एयर कंडीशन वैन्स का इतना कोई सिलसिला है नहीं। तो डॉक्टर साहब, उस वक्त जब बच्चा घर आ रहा है तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप उसके साथ वो तमाम मामलात करें कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ इशू है तो उससे महफूज रह सके? उसमें भी फिर बात यही आ जाती है कि आपने जहाँ सबको एजुकेट करना है, उसमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना है। और मैं समझता हूँ कि हेल्थ एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ नेगलेक्टेड है। जो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो है वो सबसे पहले बच्चे को पता होगा तो वो खुद अपने आप को करेगा, और जब वो एक जवान आदमी बनेगा तो उसको वो चीज़ें पता होंगी। तो ये हेल्थ एजुकेशन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सही। तो आप ये बच्चों को जो है वो ज़रूर बताएं। स्कूल की जिम्मेदारी है कि हर क्लासरूम में जो है वो डिस्पेंसर्स या वाटर कूलर्स जो हैं वो लगाएं। मैं अभी कल एक रिपोर्ट देख रही थी डॉक्टर साहब, सो उसमें बड़ी ही कोई तकलीफ दे चीज़ थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेना है हमें? अच्छा जी। तो उसमें बताया ये जा रहा था कि एक स्कूल है, इसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का भी सिलसिला है। अब वहाँ पर उस्ताद मौजूद नहीं होते तो फिर आप ये कहाँ बात करेंगे कि पानी का। तो वो टीचर ये शिकायत करी थी कि लाइन जो है ना वो काट गए हैं पानी की, या जो भी सिलसिला था, जिसकी वजह से हम बच्चों को पानी नहीं पिला सकते। तो पहले तो सवाल मेरे जहन में ये आया कि अच्छा, ये अपने बच्चों को यहाँ पर लाइन का पानी मिलाते हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि उसमें यही सुनते हैं कि सेवरेज की लाइन मिक्स कर देते हैं या जो भी है, लाइन का पानी। और दूसरी तकलीफ बात ये थी
कि वो भी अब मैसर नहीं है कि चलो पानी पीने को मिल रहा है, अब वो साफ़ है गंदा है जो भी है वो एक अलग सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये थी कि अब वो भी मौजूद नहीं कि वो बच्चों को पिलाया देखिए जा सके। उसमें पानी के बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि इस सीज़न के अंदर जो है वो डायरिया हैज़ा ये कॉमन होता है। जी। तो पानी तो पिएं लेकिन कोशिश करें कि वो पानी उबाल के पिएं और साफ पानी बच्चों हो। को भी जो घर से पानी दें वो उबाल के दें। अगर साथ में हैज़ा या डायरिया हो जाता है मरीज़ को तो वो और ज़्यादा हीट स्ट्रोक की तरफ जो है वो मरीज़ को लेके जाएगा। मरीज़ को लेके जाएगा। तो साफ़ पानी का इस्तेमाल, और इसमें जो है जो हुकूमत होती है, जो स्टेट है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये हक है लोगों का, शहरियों का, कि उनको पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया जाए। और प्लीज़ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पिछली बार जो है ये जब बिजली नहीं होती, जब तो फिर पानी की मोटर्स नहीं चल पाती, लोगों का पानी भी ख़त्म हो गया। छोटे छोटे घर हैं, अगर हम कराची शहर की बात करें जहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, कच्ची आबादियाँ जो हैं वहाँ पर इस तरह की अमवात का सिलसिला जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मामलात इसी तरह के थे कि ना पानी था ना बिजली थी, किसी चीज़ को मैनेज नहीं किया गया। बट इंसानी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि इस बार जो है वो इस तरह की चीज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, पानी की किल्लत तो हमारे इस जगह पर मौजूद है। अब कहा जाता है कि कोशिश की जाए कि दिन में 2 से 3 मरतबा शावर ले लिया जाए, ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी ही नहीं है पानी की, फिर वो अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए क्या करेंगे? देखें, कूल डाउन करने के लिए सबसे तो यही है कि आप या तो शेडेड एरिया में, अगर हर जगह तो पानी अवेलेबल नहीं होता है, जो वर्क प्लेस पे लोग होते हैं या आउट होते हैं तो ज़ाहिर सी बात, लेकिन कोशिश ये करें कि शेडेड एरिया में या सायादार जगह में रहें। गर्मी अगर आपका ऐसा काम है कि वो धूप में आप कर रहे हैं तो थोड़ी देर आप धूप में काम करें और फिर दोबारा सायादार। और इस सिलसिले में जो है जो लोग भी जो मालिकान हैं जो मज़दूरों से काम करवा रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो एक तो जगह सायादार हो। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, गर्मी की शिद्दत जो है वो खलीजी ममालिक में बहुत ज़्यादा होती है और कई दफ़ा टेम्परेचर वहाँ 50 को भी टच कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने देखा है कि दुबई और दूसरे ममालिक में उन्होंने सुबह की शिफ्ट में काम नहीं करवाते, इवनिंग और नाइट शिफ्ट रखी हुई है जब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो इंसान को इंसान समझते हैं ना। और हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ आई एम सॉरी इस तरह का कुछ खास मामला समझा नहीं जाता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि शैडो की ज़रूरत है आपको, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इंट्रोड्यूस कराइए ये अम्ब्रेलास को, छतरियाँ लेकर सड़क पर निकलना आप इंट्रोड्यूस कराइए। लास्ट टाइम भी हम बात करते थे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी लेबल की हुई जो है वो अम्ब्रेलास स्कूल्स में भेज सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी अपनी मार्केटिंग भी हो जाएगी और लोगों को साया भी मिल जाएगा। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आएँ तो बहुत सारे मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अगर लेबर है, आप काम करवा रहे हैं उनसे और टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है तो आप कोशिश कीजिए कि उनको जो है वो आप थोड़ा सा रेस्ट दें, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर आपके लिए जो है वो काम के मामला थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं पानी की एहतियात की, आपने कहा डिहाइड्रेशन का मामला हो जाता है, साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2015 में जो मामला हुआ उसमें ये था कि लोगों की तबीयतें बेहद ख़राब होना शुरू हुई और दुआ दूंगी मैं उन तमाम फलाही इदारों को, छिपा की बात कर लें, हम ईडी सर्विस की बात कर लें, इस तरह और मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो यहाँ काम करी हैं। गवर्नमेंट सेटअप की कोई सर्विस मौजूद नहीं है, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने ये बताया कि हमने, क्योंकि एक लोहे के डब्बे हैं ना वो भी गर्म सिक रहे होते हैं उस टाइम गर्मी की शिद्दत में, आप एक बीमार शख्स को जब उसमें रखते हैं और जब आप निकालते हैं तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि उधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब ये जो मामला हुआ इस पर आप क्या कहेंगे, इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? देखें, गवर्नमेंट तो मतलब गवर्नमेंट का है, लेकिन अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो बात यह है कि हर शख्स खुद भी एजुकेट हो और दूसरों को भी एजुकेट करेगा, खुद इसका एजुकेशन लेवल इतना होगा कि वो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश मरीज़ है तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल केयर किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जिसको घर पे
या वर्क प्लेस पे जो लोग शऊर रखते हैं वो उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको शायद अस्पताल जाने की ज़रूरत भी ना पेश सही, आए। लेकिन मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो एम्बुलेंस सर्विस है इसको बेहतर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर हो, इसमें तमाम तरह के वो इक्विपमेंट्स मौजूद हों जो एक इंसानी जान की मदद को बचाने में हेल्प कर सकते हैं, अगर वो मौजूद हों तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो महफूज कर सकें, उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि वो इतनी गर्म होती है वो जो हाईरोप जिसमें एम्बुलेंसेस बनाई हुई हैं और उसमें कोई सफोकेशन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होंगे तो मास्क नहीं, आई डोंट नो, बुरा हाल है। आप लोग सब चीज़ें जानते हैं, कोई नई बात नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इस चीज़ को तो लास्ट टाइम जब हम देख चुके हैं तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन चूंकि उस वक्त वो फर्स्ट टाइम डिज़ास्टर था, लोग प्रिपेयर नहीं थे, लोग एजुकेटेड नहीं थे, गालिबन गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी मौका है कि अगर ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये फोरकास्ट कर रहा है कि जून या जुलाई में या अभी जो है हीट स्ट्रोक के चांसेस हैं, तो गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, एनजीओज़ को, सबको इसमें जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, और उसमें पहला कदम जो है वो लोगों को एजुकेट करने का है और फिर बाकी फैसिलिटीज़ के प्रोविज़न का है कि हर जगह करीब में जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों ताकि जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उस पर बर्डन ना हो। अगर एक छोटे इलाके में ये फैसिलिटी मौजूद होगी, कोई छोटे क्या कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद होगी, तो बजाय इसके कि वो सिविल हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल आए, तो वो लोकल हॉस्पिटल के अंदर ही उसको अगर फैसिलिटी मिल जाएगी तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में वो मरीज़ आएंगे जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ज़्यादा केयर, तो फिर वो एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो कम से कम हो सकेगी। हीट सेंटर्स कहाँ तो जा रहा है, बना दिए गए हैं। आई होप कि डॉक्टर साहब बन गए हैं, हीट सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो वहाँ पर ये है कि अगर आप थोड़ी भी अपनी तबीयत में जो है वो आपको महसूस करते हैं कि तबीयत बेहतर नहीं है, तो वहाँ जाके एटलीस्ट आपको जो फर्स्ट एड है, आपको ORS है या जो भी आपका मेंटेनेंस जो चेकअप होता है वो किया जा सकता है ताकि आपको गाइड किया जा सके। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सिम्टम्स की तो हमने बात की, मैं चाहूँगी एक बार फिर से वो स्लाइड भी चलाई जाए और आप ये बताइए कि ये जो कंडीशन है, जब आपने कहा कि मसली की सी सिचुएशन हो जाती है, कुछ लोग स्वेटिंग होना आपको ख़त्म हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, जो लोग मौजूद हैं वहाँ पर, अब ये सड़क पर हुआ, ऑफिस में हुआ या घर पर किसी शख्स के साथ हुआ है, तो क्या करना चाहिए, उसको फर्स्ट एड कैसे दें? देखिए, अगर कोई शख्स बेहोश है उसमें जो चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि उसके जिस्म के दर्जा हरारत को फ़ौरन से कम करने की कोशिश किया जाए। ठीक है। अगर आपके पास ठंडा पानी है तो ठंडा पानी उसके जिस्म पे डालें, अगर पंखे की फैसिलिटी है तो पंखे उसके इर्द गिर्द लगा दें ताकि उसके जिस्म के टेम्परेचर को कम किया जा सके। और इसके अलावा एक और चीज़ जो की जा सकती है वो आइस पैक, यानी शॉपर या थैली के अंदर बर्फ़ डाल के उसके ऐसे एरिया जैसे बगल हैं, सर है, टांगों के दरमियान ये रखें और फ़ैन ऑन करें। ये इवापोरेटिव मेथड कहलाता है जिसके ज़रिए जिस्म के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। अगर कोई मरीज़ बेहोश है, हीट स्ट्रोक हो या कोई भी वजह हो, उसमें एक चीज़ जिसका खसूसी तौर पे ख्याल करना चाहिए कि उसके मुंह में पानी या कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अगर वो होश में हो तो डालनी चाहिए, अगर बेहोश है तो नहीं डालनी चाहिए, उसके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि बेहोश आदमी के अंदर इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो उसके मुंह में पानी जा रहा है वो सांस की नाली में जा रहा है या खाने की नाली में जा रहा है। तो आप जो पानी दे रहे हैं वो उसके सांस की नाली में जाएगा और उसको नमूनिया होने के चांसेस होते हैं और उसकी और तबीयत को ख़राब कर सकता है। तो जो चीज़ फर्स्ट एड ये है कि आप उसके टेम्परेचर को कम करें और फ़ौरन उसको शिफ्ट करें। लेकिन अगर मरीज़ होश में है तो फिर वो खुद से पानी पिए। अच्छा, एक चीज़ और भी जो की जा सकती है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर या ऐसे लोग जो करीब में मौजूद हैं वो हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले उसको ड्रिप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अगर वो मुंह से पानी नहीं ले रहा तो उसको जो है वो ड्रिप्स के ज़रिए जो है वो पानी मिलना शुरू हो जाए ताकि उसकी पानी की कमी पूरी होती रहे उस वक्त तक जब तक कि वो अस्पताल में पहुंचता है और उसको किसी किस्म की फैसिलिटी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दो चीज़ें बताई, एक तो ये कि अगर आप आए हैं, आपका बच्चा स्कूल से आया है या आप खुद महसूस करें किस तरह की तबीयत, तो अगर तो बेहतर है कि आप शावर के नीचे जाके खड़े हो जाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो भी नॉर्मल टैप वाटर है आप उसके नीचे जाके आप खड़े हो जाएं ताकि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। इन केस अगर पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है तो फिर जो है डॉक्टर साहब स्ट्रेट फ्लोर पे लिटा देना है? बिल्कुल स्ट्रेट फ्लोर पे लिटा देना है और कोशिश करनी है कि उसके पैर जो थोड़ा सा एलिवेट करें ताकि दौरान खून जो है ना वो दिमाग की तरफ, वाइटल ऑर्गन की तरफ, अहम आज़ा उनकी तरफ जा सके। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन अल्लाह ना करे, क्योंकि आप देखें सड़कों पे भी लोग काम करें, मजदूरी करें, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो भी आप कोशिश करें कि कोई भी कपड़ा या ऐसी जगह पर जो साफ़ जगह वहाँ पर पेशेंट को लिटा दें और कोई भी ईंट या कोई भी ऐसी साफ़ चीज़ उसके पैरों के नीचे रख दें ताकि आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो पैरों वाला हिस्सा ऊपर हो जाए।
पानी इजीली आगे पीछे से कहीं से लेकर आप कह रहे हैं कि सर पर पानी डालना पूरे है, जिस्म पे डालें, पूरे जिस्म पर और पानी कोशिश डालना करें कि उसकी बॉडी एक्सपोज हो, क्योंकि जितना कवर्ड होगा उतना ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, तो जितना एक्सपोज कर सकते हैं और पानी उसके ऊपर डाल के, और अगर आउटडोर हैं और फैन की फैसिलिटी नहीं है तो खुद से उसको हवा झलने की कोशिश करें, और अगर कहीं घर में हुआ है ये वाक़या तो पंखे चलाएं और बर्फ़ का पानी डालें, ठंडा पानी डालें या सादा पानी डालें। ठीक है। अच्छा, हमारे एक और चीज़ होती है कि अब हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम मदद करते हैं एक दूसरे की ना, लेकिन होता क्या, जब एक शख्स की कंडीशन ऐसी होती है ना तो हम राउंड बना के, सर्कल बना के उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं कि वो और घबराहट और सफोकेशन का शिकार हो जाए। तो हीट स्ट्रोक में एक चीज़ तो पहले ये सोचें कि उसको हवा पास होने दें, ये रश ना लगाएं डॉक्टर साहब, ये बहुत ये ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो घबराहट महसूस कर रहा हो क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता उस वक्त, लेकिन अगर आप उसकी हवा जो है उसको इस तरह रोक देंगे तो उसके लिए मामलात और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकते हैं। पानी डॉक्टर साहब, हाथों को मला जाता है, पैरों को जो है वो मला जाता है, ये ठीक तरीक़ाकार है? ये किया जाता है हीट स्ट्रोक के मरीज़ के अंदर कि उसकी जो शरियानियाँ जो जारी होती हैं पैरों या हाथों में, तो उनको एक्टिव करने के लिए उनको रब किया जाता है, वो किया जा सकता है। उससे हीट जो है ना वो ऐसा जनरेट नहीं होती कि हीट स्ट्रोक को बढ़ाए। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि नॉर्मल चीज़ें इसको किया जा सकता है, लेकिन प्लीज़ अगेन डॉक्टर साहब ने कहा अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो आप उसका मुंह खोल कर ज़बरदस्ती पानी डालने की कोशिश ना करें, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। और मैं तो ये सोच रही हूँ, मुझे कुछ अलामत ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले हमें एपिलेप्सी के पेशेंट्स का जिक्र किया था कि उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो एकदम से जो है वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और सड़क पर गिर जाते हैं। अब सोचें कि ऐसा पेशेंट है जो एपिलेप्सी जिसको अटैक्स होते हैं और वो ऐसी कंडीशन में है तो कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी एहतियात अपने लिए आप ऐसी करें कि जाकर ऐसे लेवल पर ना आपकी कंडीशन आ जाए कि लोग भी जो है वो आपको ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इसके बाद और क्या करना है? पानी आपने इसके अलावा एक और चीज़ जो ख्याल करनी है वो बेहोश मरीज़ के अंदर कि उसको अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसको उल्टी हो रही है तो उसको लेटरल पोजीशन में यानी करवट दे के रखें, क्योंकि उल्टी की सूरत में भी जो मरीज़ उल्टी करेगा वो फिर उसके सांस की नाली में जा सकती है। तो जब आप उसको शिफ्ट करें तो उसको कोशिश करें कि करवट साइड के रखें और उस करवट के दौरान आप उसके जो है ना वो जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि करवट देने से उल्टी जो भी होगी, क्योंकि मतली उल्टी इसकी एक अलामत है, तो वो उल्टी जो है वो बाहर करेगा बनिस्बत इसके कि वो दोबारा सांस के ज़रिए जो है वो उसके अंदर जो उसके उसको नुकसान कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद होते हैं और आप एम्बुलेंस को कॉल करके इजीली, अब तो बहुत करीब कराची में अगर आप देखें या सिंध में भी डेफिनेटली ये तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। हॉस्पिटल पहुंचाना उस टाइम पर पेशेंट को आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो बेहोश नहीं है, नॉर्मल है, जिस तरह हम अभी घर में बात कर रहे थे, स्कूल से आने के बाद या काम से आने के बाद लोगों की ऐसी कंडीशन है, डॉक्टर साहब अगर पानी से आप कह रहे हैं नॉर्मल हो जाता है, कूल हो जाता है टेम्परेचर, लेकिन अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो फिर क्या वो अलामत कुछ भी कम होना शुरू होगी? बिल्कुल कम होना शुरू होगी। अगर वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देंगे तो अलामतें कम होंगी। लेकिन जो मैंने आपको फिर कहा कि जो क्लासिकल जो वर्ड यूज़ होता है हीट स्ट्रोक, वो उस मरीज़ के लिए यूज़ होता है जो बेहोश हो चुका हो, जिसका जिस्म का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका हो, जिसको पसीने नहीं आ रहे। तो हर मरीज़ को हीट स्ट्रोक कहना मुनासिब नहीं है। तो अलामत होती हैं, लोगों को सर दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, पट्ठों में अकड़ाव होना शुरू हो जाता है, तो वो खुद से फिर ये प्रिकॉशन करना शुरू कर दें कि फ्लूइड को बढ़ा दें, ORS को बढ़ा दें, नहाना शुरू कर दें और ठंडी जगह पर जाएं, और अगर वो समझ रहे हैं कि वो धूप में काम कर रहे हैं तो साइड पे हो जाएं, अपने आप को रेस्ट दें। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। राइट। और खाने पीने का इस्तेमाल, कि आप मुरक्कन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जंक फूड्स का इस्तेमाल जो है वो इस सीज़न में ना करें। ये चीज़ भी जो है ये बढ़ाती है इस गर्मी की शिद्दत को। लाइट चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल करें, जिस तरह खिचड़ी है, दाल चावल हैं, हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का जो है, गोश्त का इस्तेमाल आप कम से कम ज़्यादा करें। सब्ज़ियाँ, जो कच्ची सब्ज़ियाँ इस वक्त तो खीरा है, गाजर है, टमाटर, सैलड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब, इस सीज़न में वाटरमेलन भी है, तरबूज इस गर्मी के हवाले से फ़ौरन आ जाता है, वो कितना बेस्ट है कि आपको इससे बचा सके? बिल्कुल, वाटरमेलन हो उसके अंदर तो पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप उसको डाइट में लेते हैं, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी जो पानी की कमी है, नमकियात की कमी है, इसको पूरा करता है।
ट्रू, वो ये बेहतर है कि आप बेहतर है। खुराक में भी जो है ना वो तमाम तरह की एहतियात करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स बाहर निकल रहा है उसी के साथ ये हो सकता है, घर में बैठे हुए शख्स के साथ जो है वो भी, हमारे घरों में वेंटिलेशन ही नहीं है, अब हमने वो सिस्टम ही नहीं, हम तो कहते हैं एक रोशनी की जो है वो किरण घर में ना आए जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप घर में हैं या कहीं पर भी हैं, इस वक्त आप रिस्क पर हैं, आपने अपनी एहतियात जो है वो खुद करनी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुनीर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है। हीट स्ट्रोक जो है वो इस वक्त अलर्ट दिया गया है सिंध में कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। एहतियात आपको क्या करनी है, अपने आप को कैसे आपने महफूज रखना है, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई। डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे थे कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको मतली हो रही है, आपको स्वेटिंग होना रुक गई है या आप बेहोश हो गए हैं, जिस्म का आपका दर्जा हरारत बढ़ गया है, तो सबसे पहले तो आपने कहा कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है पेशेंट को, चाहे वो बेहोश हो या होश में हो, तो वो क्या उस वक्त ट्रीटमेंट, वो भी पानी को, बॉडी को नॉर्मल करने की कोशिश करें? देखें, वो अगर क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, बेहोश मरीज़ है, तो फिर उसकी जितनी भी पेचीदगी हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहली कोशिश तो उनकी भी यही होती है कि बॉडी के टेम्परेचर को जितना जल्दी हो उसको कम करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा वो ड्रिप्स देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, और ड्रिप्स भी वो ठंडी देते हैं। अच्छा, नॉर्मल ड्रिप्स भी हैं, अगर किसी के जिस हॉस्पिटल में फैसिलिटी है फ्रिज के अंदर वो रखते हैं ताकि वो जो फ्लूइड मिल रहा है वो भी बॉडी के टेम्परेचर को कम करे। जो आईवी फ्लूइड भी मिल रहा है जो नस में जा रहा है वो भी बॉडी के टेम्परेचर को कम करें। और जो तरीक़ाकार किए जाते हैं अस्पतालों में, वो आई थिंक वो ये बड़ा रेयर होता होगा। नहीं होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे इस पर बात करनी नहीं है कि, लेकिन ये कोई इतनी ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रिज तो हर वार्ड के अंदर, इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी होते हैं, तो वहाँ पर भी यकीनन नहीं होता होगा, किया जा सकता है। इसके अलावा जो है मरीज़ अगर बेहोश होता है तो अगर अंदर का टेम्परेचर उसका कम करना है तो उसको NG ट्यूब या ऐसी नलकी डाली जाती है जो मैदे के अंदर जाती है, तो उसमें ठंडा पानी डालते हैं। बाहर से भी ठंडा किया जाता है बर्फ़ के ज़रिए और या AC के ज़रिए, और उसमें ठंडी ड्रिप्स या फ्लूइड्स जो है ना वो NG ट्यूब के ज़रिए मैदे में जाती हैं और वो अंदर से उसको सर्कुलेट करके फिर उसको निकालते हैं ताकि इसके टेम्परेचर को जितना जल्दी हो उसको कम किया जा सके। अच्छा। इसके अलावा एक टेक्निक और भी होती है, वो इमर्शन टेक्निक कहते हैं। उसमें बड़ा टब होता है, उसमें ठंडा पानी होता है, पूरे मरीज़ को उसमें भिगो देते हैं, उसका जो है मुंह बाहर होता है और बाकी सारा जिस्म उसके अंदर होता है ताकि पूरी बॉडी जो है वो कूल हो सके। ओके, राइट। तो मतलब असल जो है वो मकसद ये है कि उस टेम्परेचर को जो है वो जितना हो सके उसको नॉर्मल किया जा सके, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। फिर वो आप चाहे ऊपर से पानी डाल के करें या आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बनिस्बत इससे कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ड्रिप्स लगवानी पड़े, आप खुद अपनी नॉर्मल रूटीन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और अभी देखिए, मैं भी यही सोच रही हूँ, हम यहाँ 9 बजे से बैठे हैं और अभी तक हमने पानी नहीं पिया है। सो आप भी ज़रूर पानी पीजिए और मैं भी अभी ब्रेक में जो है वो और पानी मंगवा के पीऊँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना। डॉक्टर साहब, एक रिकॉर्ड देखा हमने कि इतनी अमवात एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि अच्छा गर्मी की वजह से ऐसा भी हो जाता है। पंजाब में या मुख्तलिफ इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है, हमेशा से पड़ती है, लू है, गर्मी है, टेम्परेचर इतना होता है। सिब्बी की बात करें, आप जैकबाबाद की बात करें, लेकिन लोगों की अमवात ऐसे नहीं होती जिस तरह हमने यहाँ देखी पिछले साल में। हीट स्ट्रोक क्या इतना जानलेवा होता है कि इतने लोगों को साथ ले जाता है? देखें, जिन इलाकों में गर्मी मुस्तकिल रहती है, हाँ, वहाँ लोगों में, इंसानों में उनकी बॉडी उस टेम्परेचर के लिहाज से अपने आप को अकोमोडेट कर लेती है। ठीक है। और उनके जो जिस्म के स्वेट ग्लैंड हैं या पसीने के गुदूद हैं वो भी अपने आप को उस लिहाज से अकोमोडेट कर लेते हैं और उसी हद तक वो पसीना पैदा करते हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब चूँकि कराची में पहले लू की सिचुएशन इस तरह से कभी नहीं हुई, और फिर उसके साथ साथ रमज़ान भी थे और उसके साथ साथ ये भी था कि ह्यूमिडिटी भी जो थी उस वक्त जो है नमी हवा में ज़्यादा थी, तो ये तमाम अवामिल हुए जिसकी वजह से कराची के अंदर ये हुआ। मैंने आपको बताया कि खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में
50 तक टेम्परेचर जाना जो है आम सी बात है, 50 तक चला जाता है। पैर जल रहे होते हैं बिल्कुल सड़कों लोग वहाँ पर इतने एजुकेटेड हैं, उनको पता है, हर किसी के पास पानी की बोतल होती है, हर किसी को पता है कि मैंने अपना बचाव किस तरीके से करना है। सही। तो कराची में तो ये सिनेरियो फर्स्ट टाइम इसलिए हुआ कि लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसा। और आप देखिए, अगर मैं बात करूं पंजाब में, देखिए ये भी अल्लाह का निज़ाम है कि जब दर्जा हरारत बढ़ता है, टेम्परेचर रेस होता है, तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको उस शिद्दत की ज़रूरत होती है मौसम की। अगर मौसम उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा तो वो फसलें नहीं पक सकेंगी, वो निज़ाम ख़राब हो जाएगा। और वो जो लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो दिन की गर्मी में वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, वो भी उस चीज़ को बेयर करते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर ली है। दिस इज़ द मेन पॉइंट जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आप देखें ना, खेती बाड़ी के लिए हमें ज़रूरत है एक सर्टेन टेम्परेचर की, और वो पंजाब में वैसा जाता है। लू हो, गर्मी हो, फिर वो साथ जो है वो कच्ची लस्सी दूध और पानी को मिक्स करके रखते हैं। वो आपको बहुत, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप ढूंढे दही मिलेगा तो दही की लस्सी बनाएंगे। आपने आधा दूध लिया, आधा पानी लिया, उसको आपने मिक्स किया, वो आपने पी लिया, वो बहुत बेहतर है इस गर्मी के लिए। और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं मिजाज का फ़र्क है। बिल्कुल, असल में दिमाग के अंदर हमारे एक सेंटर होता है जो हर चीज़ का एक हिस्सा है दिमाग के अंदर जो काम करता है, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी एक हिस्सा है जो एक्चुअली टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो मेन जो फिनोमेना है वो जो हीट स्ट्रोक का भी घूम रहा है, वो उस हिस्से के फेलियर का है। इतनी गर्मी होती है कि वो हिस्सा फेल हो जाता है और फिर जो है पसीना बनना बंद हो जाता है। तो जो लोग जिस इन्वायरमेंट में मुस्तकिल रहने के आदी होते हैं, तो वो अपनी बॉडी को उस लिहाज से अकोमोडेट कर लेते हैं। देखें, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, शदीद सर्दी होती है, तो वहाँ के लोग उस लिहाज से उनकी बॉडी अकोमोडेट कर लेती है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, लंबे अरसे तक गर्मी रहती है, 12 महीने में अगर 8 महीने 10 महीने गर्मी रहती है, तो उनकी बॉडी उस इन्वायरमेंट के लिहाज से अकोमोडेट कर लेती है। फिर वो अपनी लाइफस्टाइल को भी इसी तरह का बना लेते हैं, अपनी ग़िज़ा को, अपना पहनना ओढ़ना, हर चीज़ जो है उनकी इस हिसाब से हो जाती है। और ये जो बार बार मीडिया पर या जो ये अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि अगर आप एहतियात है आपके लिए सजेशंस हैं कि अपने लाइफस्टाइल को जो है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज करें, ताकि आप इस गर्मी की शिद्दत को जो है वो बर्दाश्त करते हुए अपने लाइफस्टाइल को जो है वो आगे लेके जा सकें। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें और, जिस तरह अभी मैं अपने इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी कि जब हमने लास्ट टाइम इस सिचुएशन को देखा, अच्छा 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह एक खौफ था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर हो गई। कुछ हमें इतना बड़ा नंबर, कुछ आई थिंक कुछ लोगों को फिर भी उस वक्त भी रिपोर्ट हुए कि गर्मी की वजह से उनकी हलाकतें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत बेहतर रहा। जो जानवर हैं, जो जानदार हैं, वो भी जो है वो इस गर्मी की वजह से जो है वो मर जाते हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। उस हवाले से जो है, जैसे जू में हुआ था, वहाँ पर भी जानवर जो है वो मर गए थे। यहाँ पर कबूतर हैं, चरिंद परिंद हैं, तो डॉक्टर साहब हमारी जिम्मेदारी है ना, हम उनको भी पानी प्रोवाइड करें। जानदारों में इंसान के अलावा बाकी जो जानवर हैं उनमें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, उसी तरीके से हो सकता है जिस तरह से इंसानों में होता है। अब कुछ जानवर हैं उनमें इसको बियर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर आप मिसाल दें ऊँट है, उसमें भी तो रहता ही सहरा के अंदर है, तो वो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन छोटे जो जानदार हैं, जैसे कि चिड़ियाँ हैं, कबूतर है, छोटे परिंदे हैं, तो वो इस गर्मी से मर सकते हैं। बड़े जानदार भी मर सकते हैं। तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको जो है वो सायेदार जगह में रखें। अगर किसी ने कोई जानदार पाला है, और पानी का इंतज़ाम करें, जैसे चिड़िया वगैरह के लिए जो है वो प्याली के अंदर करके किसी सायेदार जगह में आप रख दें, ताकि जो है वो पानी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। बिल्कुल, वो पानी पिए और आपको भी दुआ दे। और आप सोचें, हर घर के बाहर अगर जो है, या हम अपनी छत पर जो है, वैसे तो वो कूंडे आते हैं ना मिट्टी के, उसको वो नॉर्मल लोगों ने घरों में रखे होते हैं। एक में जो है वो बाजरा होता है, एक में जो है वो पानी है। कराची में मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो इस तरह के कॉर्नर्स हैं जहाँ बहुत सारे कबूतर जमा होते हैं। मेरे ऑफिस के सामने भी ऐसे ही है, लोग आते हैं सुबह सुबह, जब आप आएँ तो वो बाजरा डाल रहे होते हैं, लोगों को पानी, खुशी होती है। बच्चों से वो ये चीज़ कराते हैं। इस तरह आप बच्चों के अंदर, दिल के अंदर जो है वो ये मोहब्बत पैदा करते हैं कि जो जानदार हैं उनका भी ख्याल रखना है, उनकी भी हिफाजत करनी है। तो ये जो पानी वाला सिलसिला है ना, ये अपने लिए भी करें और जानदारों के लिए भी करें, ताकि वो भी जो है वो इस गर्मी की शिद्दत को जो है वो जैसे बेहतर हो सके उसे कंट्रोल कर सकें। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए डॉक्टर साहब, और इन बिल्डिंग्स को, आलीशान बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हमने दरख्तों को बेदर्दी से काटा है।
इतने बेरहम हो गए हम। अभी भी आप देखें, आप वहाँ चले जाएं पार्क्स में और आप किसी घने दरख्त के नीचे बैठे तो आपको ऐसी अच्छी और कूल जो है आपको हवा मिल रही होती है जो एसी में भी नहीं आती, लेकिन हमने दरख्त बड़ी बेरहमी से काटे। ये सब जो हो रहा है आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये माहौलियाती तब्दीली आ रही है कि उन ममालिक में जहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ना शुरू होगी, जिन ममालिक में जो है गर्मी होती थी वहाँ सर्दी होना शुरू हो गई है, बारिशें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो उसका सारा रीज़न जो है वो इंसान का, ये सब कुछ जो है ना इंसान का खुद पैदा किया। तो दरख्तों की कटाई और इतनी पोल्यूशन और इतनी जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कहते हैं, उसकी वजह से ये माहौलियाती तब्दीली आ रही है और जिसकी वजह से ये मौसम की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दरख्तों को लगाना तो बहुत बड़ा सवाब का काम है और ये इसका जो है वो हदीस में भी है कि बहुत अजर वाली बात है। और आपने देखा है कि अगर आप शदीद गर्मी में भी नीम के दरख्त के नीचे बैठ जाएं तो आपको ये जो गर्मी का एहसास है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दरख्त भी लगाने चाहिए, पौधे भी लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा प्लांटेशन होती है उतना ज़्यादा जो है वो मौसम ठंडा होता है, एनवायरनमेंट बेहतर होती है। बिल्कुल। और आप हर गर्मी के सीज़न में, मैं ज़्यादा नहीं बात, मैं अपने लिए भी कहूँगी आपके लिए भी, कि एक पौधा तो हम लगा सकते हैं ना, सिर्फ एक पौधा। आप नहीं भी ख़रीदते ना, जो उसकी किसी दूसरे प्लांट की शाख तोड़ के कहीं और जगह पर लगा दें। एटलीस्ट इससे भी जो है ना ये मल्टीपल होती हैं चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ये हमें भी फ़ायदा देंगी और हमारे आने वाली जनरेशन जो है उसको भी जो है वो इससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। डॉक्टर साहब, वक्त की हमारे पास अब कमी होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो लोग जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो है वो मुतासर होते हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर उनको मेडिकेशंस पे रखा जाता है, देन रिकवरी की स्टेज पर आते हैं, क्या मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है आफ्टर हीट स्ट्रोक? बिल्कुल होती है। जिन लोगों को वाकई हीट स्ट्रोक होता है और वो बेहोश हो चुके होते हैं, बेहोश उस वक्त मरीज़ होता है जब उसके दिमाग पे असरात आ चुके होते हैं, उस दिमाग में सूजन आ चुकी होती है। तो वो मरीज़ जो बेहोश हो चुका हो, जिसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा हो, जिसको पसीने ना आ रहे हों, तो ऐसे मरीज़ का एक तो उनके अमवात के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि डाटा भी है, इसके बारे में रिसर्च भी है कि तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे जो है वो मर सकते हैं इतनी हीट स्ट्रोक से, जो एक्चुअली हीट स्ट्रोक बाय डेफिनेशन है। और उसके बाद अगर वो बच भी जाते हैं तो उनके दिमाग पे उसके असरात रह सकते हैं, उनके गुर्दों पे उसके असरात रह सकते हैं। तो ये पेचीदगियाँ उस मरीज़ के अंदर हो सकती हैं ठीक होने के बावजूद भी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसको पहले से आइडेंटिफाई किया जाए, हर बंदे में इतना शऊर हो कि पहले से अपनी अलामात को देखे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के अलामात को देखे, अगर किसी में हो रही है तो उसको पहले से उसको प्रिवेंट करे हीट स्ट्रोक तक जाने तक। आई रिमेंबर यही जगह थी जब हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर थे कि मुर्दा खानों में जगह ख़त्म हो गई थी, कब्रें जो हैं वो महंगे दामों बिकने लग गई थी, लोग टैक्सियों में, रिक्शों में अपने लोगों को और डेड बॉडीज़ को लेके गए थे। ये इतना खौफनाक वक्त था। ये मैं आपको कोई सिचुएशन नहीं बता रही हूँ, ये तमाम तकलीफ़ें, ये तमाम चीज़ें इन कराची वालों ने देखी हैं। और सोचें कि जब वो लोग सोचते होंगे जिन्होंने अपने प्यारे को इस हाल में देखा होगा और वो भी इतनी तकलीफ़ और अज़ियत में देखा होगा, वो कितना जलते होंगे, वो कितनी अज़ियत में होते होंगे। तो दावे इस बार भी बहुत किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बड़ी एक्टिव हुई भी है, बट ऑन ग्राउंड भी जो हैं वो चीज़ें इस तरह की हों कि लोग जो हैं वो इस तमाम सिचुएशन से जो हैं वो बच सकें। डॉक्टर साहब, बहुत डिज़ास्टर था लास्ट टाइम, आई होप कि इस बार जो है वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा नहीं होंगी। अच्छा, वो समर वेकेशंस वाला मामला भी चेंज हो गया ना। अब जब समर वेकेशंस होते हैं बच्चों के जून जुलाई में, तो उस टाइम जुलाई में आके फिर भी कुछ बेहतर हो जाता है। अब आई थिंक मेरे ख्याल से समर वेकेशंस भी चेंज कर देने चाहिए। ऐसे ही व्हाट डू यू से डॉक्टर साहब? मैं तो वही बात कहूँगा कि मौसम के लिहाज से जो है वो देख के स्कूल्स को जो है वो छुट्टियों का करना चाहिए। सही। तो जैसे कि अभी विंटर वेकेशन का हुआ, तो विंटर वेकेशन में जब वेकेशन थी उस वक्त तो सर्दी नहीं थी और सर्दी उसके बाद शुरू हो गई, जैसे स्कूल खुले सर्दी शुरू हो गई, तो ये सारा मामला। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। एहतियात कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।